औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा, क्लास 8 हमने अपना जो है कल फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू साइंस। ठीक है, आगे हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। Colonial organization is that type of cellular organization in which unicellular organisms form a colony, but there is no division of labor among them and they live independently in colony. ठीक है, ये क्या बता रहा है? होते हैं तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं, एक सेल से मिलके ही बनते हैं, लेकिन इनमें होता क्या है, ये एक कॉलोनी बनाकर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अच्छा, काम ये अपना अपना खुद करते हैं, सारे जो सेल्स होते हैं अपना अपना खुद अपना अपना काम करते हैं, किसी से मदद नहीं लेते या मिलजुल के काम नहीं करते। लेकिन चूंकि ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आप अगर पैरागॉन में रहते हैं या ग्रीन सिटी रहते हैं तो आपको देखें, आप एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं, आपके इर्द गिर्द सारे घर हैं, लेकिन वो सारे घर आपके नहीं हैं या वो सारे घर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, वो सब घर आपस में एक दूसरे के साथ वैसे तो बातचीत करते हैं, लेकिन सब अपना घर का खर्चा खुद ही चलाते हैं, सबके घर के जो है वो अलग अखराजात हैं, सब अपना जो है काम खुद ही करते हैं, कोई किसी के घर का काम नहीं करता। ठीक है, तो ये आप कॉलोनी में रहते हैं लेकिन अपना अपना काम खुद करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। While in multicellular organism cells form tissues, organ and organ system। ठीक है, लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? जो सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर नहीं होते बल्कि मल्टीसेलुलर हो जाते हैं, बल्कि वो टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनती हैं। ठीक है, और ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन सिस्टम है एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, अलग-अलग काम नहीं करते, काम अलग-अलग ही करते हैं, लेकिन इनका काम किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपको क्या लगता है हमारा कौन सा ऑर्गन सिस्टम सिर्फ काम कर रहा होता है? ठीक है, आपको लगेगा सिर्फ शायद हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है, हमारा सांस तेज़ हो जाता है। नहीं, इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है। इसके साथ आपको बता देखें, आप हमारी जो है वो हार्ट बीट कितनी तेज़ हो जाती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज किसकी मदद से हो रही है? मसल्स की मदद से हो रही है, तो इसका मतलब हमारा साथ साथ मस्कुलर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अच्छा, मसल्स की मदद से एक्सरसाइज हो तो रही है, लेकिन मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी भी चाहिए होती है, तो एनर्जी कहाँ से आती है? डाइजेशन से आती है। ठीक है, जो हमने फूड खाई होती है, डाइजेशन, उसकी डाइजेशन होती है तो एनर्जी आती है, तो इसका मतलब इसके साथ साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है काम कर रहा होता है। इन शॉर्ट आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर जो होता है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जितनी भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होती है, वो मिलजुल के आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? काम करते हैं। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बहुत ईजी डेफिनेशन है इसकी। द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसके अंदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी के लिहाज से आ जाए तो उसका जो सॉल्व करने का जो मेथड है उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल मेथड। नेक्स्ट है बच्चे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अच्छा बच्चे, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है? देखें, कंट्रोल का मतलब आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसके अंदर हमें दो ग्रुप्स लेने पड़ते हैं, एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, जो कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें कोविड के बारे में मतलब कि कोरोना के बारे में हवाले से हमने कोई स्टडी करनी है तो कोरोना की स्टडी के लिए हमें दो तरह के पेशेंट चाहिए होंगे, एक वो जिनको कोरोना है, एक वो जिनको कोरोना नहीं है। ठीक है, तो जिनको कोरोना है स्टडी इसी तरह होगी, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे ना कि इसको कोरोना है इसको कोरोना नहीं है तो दोनों को कंपेयर करेंगे हम कि इनके अंदर क्या क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो जो कंट्रोल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप होगा? जिनको कोरोना नहीं है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कौन सा होगा? जिनको कोरोना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंट्रोल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ पीपल who are unaffected। ठीक है, एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ हेल्दी पर्सन विल बी कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होगा? ग्रुप ऑफ दोज पीपल हु आर अफेक्टेड
with some disease and we do not know the real cause, example group of malarial patient। यहाँ पे हम कोविड पेशेंट भी ले सकते हैं, मलेरिया पेशेंट, जैसे आपको आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉ एंड थ्योरी। लॉ और थ्योरी के अंदर बच्चे क्या फ़र्क है, हम पहले थ्योरी को देखते हैं। द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम इज कॉल्ड थ्योरी। ठीक है, ऐसा हाइपोथेसिस का मतलब होता है कोई भी जो चीज़ हमने एज्यूम की होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोविड की बात करें तो हमने पहले एज्यूम किया था कि कोविड की जो है, कोविड की जो वजह है वो कोई वायरस है, इस तरह हमने एज्यूम किया होगा पहले, उसके बाद ही उसके ऊपर जो है हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, जो हमने एजम्पशन की थी अगर तो वो ठीक साबित हो जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। अ थ्योरी सपोर्टेड बाय ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। ठीक है, थ्योरी को पास क्या आना चाहिए, एविडेंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लॉ क्या होता है, लॉ थ्योरी से आगे वाली चीज़ है, लॉ थ्योरी से अप है थोड़ी सी। इफ थ्योरी सर्वाइव डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यू टू बी स्पॉटेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इट बिकम्स अ लॉ। जो थ्योरी है अगर तो बार बार उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाए, उसी थॉट के ऊपर बार बार जो थ्योरी बनी है उसके ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट किया जाए और बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी रिजल्ट कभी गलत ना आए, हमेशा ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं कि बच्चे वो लॉ बन जाएगा। अच्छा बच्चे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड जो हम यूज़ करते हैं उसके स्टेप्स के नाम बताएं। ये स्टेप्स आपने एज इट इज़ याद करने हैं। सबसे स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस बनाना है। ठीक है, कोई एजम्पशन लेनी है, जो चीज़ हमें देखे कुछ सोचने समझने से हमें जो चीज़ पता लग रही है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, फिर हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस करने के बाद हमने डिडक्शन करनी है। ठीक है, डिडक्शन का मतलब होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाए हैं उनमें से जो सबसे ठीक होगा वो लेना है, बाकी हमने ख़त्म कर देने हैं। उसके बाद बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद समराइजेशन है और समराइजेशन के बाद क्या है कि वो थ्योरी लॉ और प्रिंसिपल बन जाएगा। थैंक यू बच्चे, अपना ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।